Dear student, I am going to deal with the topic of mumps. Now we will see the introduction of mumps. Relatively mild short-term viral infection of salivary gland that usually occurs during childhood, typically characterized by a painful swelling of both cheeks areas, sometimes referred to as an inflammation of the parotid glands, epidemic parotitis, and Old English dialect lumps or bumps within cheeks. So, what is mumps? Relatively mild short term वायरल इन्फेक्शन ऑफ सलेवरी ग्लैंड है ना। तो मम्प्स क्या है? जो सलेवरी ग्लैंड है, हमारा सलेवरी ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है? मम्प्स ऑकर होता है। और ये कब होता है? ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड में ये मोस्टली ऑकर होता है ना। चाइल्डहुड पीरियड में ये मोस्टली ऑकर करता है और ये सलेवरी ग्लैंड का एक वायरल शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन है ना। माइल्ड शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन है, टिपिकली कैरेक्टराइज बाय अ पेनफुल स्वेलिंग ऑफ बोथ चिक्स एरिया। और मम्प्स में क्या होता है? जो चिक्स एरिया है ना, बोथ चिक्स एरिया स्वेलिंग, पेनफुल स्वेलिंग ऑकर होते हैं। समटाइम्स रेफर्ड एज इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरेटोइड ग्लैंड। और कुछ टाइम में कुछ ऐसे केस में पैरेटोइड ग्लैंड का भी इन्फ्लामेशन होता है ना। पैरेटोइड ग्लैंड भी इन्फ्लामेशन होते हैं कुछ केस में। ओके। Acute viral infection of childhood that typically involves swelling of one or both parotid glands, although many different organ can be infected. तो मम्स क्या है? ये चाइल्डहुड में होने वाला एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है और ये दोनों चिक्स एरिया, बोथ चिक्स एरिया में स्वेलिंग और पेन ऑकर होता है। पैरोटिड ग्लैंड ऑल्दो में डिफरेंट ऑर्गन कैन बी इन्फेक्टेड। और इसमें क्या हो रहा है? सलेवरी ग्लैंड या पैरोटिड ग्लैंड ऑकर होते हैं और कुछ केसेस में डिफरेंट ऑर्गन भी इन्फेक्टेड होते हैं। तो मम्स क्या है? ये एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है, चाइल्डहुड पीरियड में होने वाला एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड या सलेवरी ग्लैंड का जो एरिया है वो स्वेलिंग और पेनफुल होता है और कुछ केसेस में दूसरे ऑर्गन भी इन्फेक्टेड होते हैं। यू कैन सी द इमेजेस ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो इसमें देख सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड कहाँ है ना? बिहाइंड द ईयर। तो पैरोटिड ग्लैंड क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिप्पोक्रेट्स इन द 5th सेंचुरी BC। तो 5th सेंचुरी BC में जो हिप्पोक्रेट्स ने इन 1934 जॉनसन एंड गुड्स पास्चर transmitted from infected patient to rhesus monkeys demonstrated that mumps was caused by a filtrable agent प्रेजेंट इन सलाइवा। तो 1934 में जॉनसन और गुड्स पास्चर ने एक क्या किया था? डेमोन्स्ट्रेट किया था मंकी के ऊपर, है ना। जो मंकी के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट किया था मम्स से जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, है ना, उसके थ्रू क्या हो रहा है? वो मंकी में ट्रांसमिट हो रहा है ना। तो जो मम्स है वो किसके कारण हो रहा है? जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके सलाइवा से जो एजेंट है वो क्या हो रहे हैं? मंकी में ट्रांसमिट हो रहे हैं। नेक्स्ट है वायरस। Isolated in embryonic eggs in 1945, सेल कल्चर इन 1955। तो 1945 में क्या किए थे? जो एम्ब्रॉयनेट एग्स को आइसोलेट किया गया था और 1955 में सेल कल्चर किया गया था। करंटली यूज जेरिल लेनिन स्ट्रेन ऑफ लाइव एटेंटेड मम्प्स वायरस वैक्सीन वॉज लाइसेंस, है ना। तो 1967 दिसंबर में लाइव अटेंटिव जो मम्प्स वायरस वैक्सीन है उसको लाइसेंस दिया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था? जेरिल लेनिन स्ट्रेन ऑफ लाइव अटेंटिव मम्प्स वायरस वैक्सीन की जो डिस्कवर उन्होंने 1967 में किया था। नेक्स्ट है इटियोलॉजी। मेंबर ऑफ फैमिली
Paramyxoviridae is an enveloped particle containing a non-segmented negative strand RNA molecule of 15,038 nucleotides फॉर्मेलिन ईदर क्लोरोफॉर्म हीट एंड अल्ट्रावायलेट लाइन। तो ये पैरामैक्सोवेरिडे फैमिली का मेंबर है ना। जो मम्स वायरस के कारण मम्स हो रहा है तो ये किसका फैमिली का मेंबर है? पैरामैक्स जो वेरिडे वायरस है वहाँ उस फैमिली का ये मेंबर है। ओके, तो फॉर्मेलिन ईदर क्लोरोफॉर्म हीट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये भी एक कारण हो सकते हैं मम्स का। लुक सिमिलर टू ऑर्थोमैक्सावायरस, तो ये जो पैरामैक्सोवायरस है ये ऑर्थोमैक्सावायरस का भी सिमिलर होते हैं, लार्ज इन साइज एंड मोर प्लेमोमॉर्फिक। फिर स्पेरिकल इन शेप 100 to 300 nm. Sometimes appear as filamentous gained from a present but contain only single strand RNA. Virus isolate from saliva 6 days before and up to 9 days after appearance of SG swelling। और जब वायरस इन्फेक्टेड हो रहा है सलाइवा के थ्रू, वायरस जब इन्फेक्टेड हो रहा है तो 6 डेज़ के पहले या 9 डेज़ के आफ्टर में जो स्वेलिंग है, जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ट्रांसमिशन डज नॉट सीम टू ऑकर मोर देन 24 hours बिफोर अपीयरेंस ऑफ स्वेलिंग और लेटर देन 3 days आफ्टर हिज। Virus has been isolated from urine from 1st to 14 days after onset of SG swelling. Living or working in close quarter promotes spread of virus. Incidence is greatest in winter and spring. तो वायरस हैज़ बिन आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन फ्रॉम 1st to 14 days ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, है ना। तो वायरस जो यूरिन से 1st से 14 days के बाद ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है और स्वेलिंग ऑकर होता है। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। मम्स इज एंडेमिक इन मोस्ट अनवैक्सीनेट पॉपुलेशन। तो मम्स क्या है, एक एंडेमिक डिजीज़ है जो कि अनवैक्सीनेट पॉपुलेशन में ऑकर होता है। द वायरस इज स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन रिजर्वायर। तो वायरस जो स्प्रेड हो रहा है वो ह्यूमन रिजर्वायर से ये वायरस स्प्रेड होता है। तो कैसे स्प्रेड होता है? टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, है ना। डायरेक्ट अगर किसी पर्सन को मम्स वायरस या मम्स डिजीज से अफेक्टेड है, इन्फेक्शन से अफेक्टेड है, तो उसके अगर हम क्लोज कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो मम्स हमको भी होगा। एयरबोर्न ड्रॉपलेट, और ये कैसा हो रहा है? एयरबोर्न ड्रॉपलेट थ्रू द एयर के थ्रू ये ड्रॉपलेट हो रहा है। फॉर्मेट्स कंटेमिनेटेड बाय सलाइवा, और ये सलाइवा के थ्रू भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं, और यूरिन के थ्रू भी हो सकता है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अफेक्ट बोथ सेक्स इक्वली, और ये बोथ सेक्स को अफेक्ट करता है। बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन इन 1967, है ना, 1967 में वैक्सीन के इंट्रोडक्शन के पहले द पीक इंसिडेंस ऑफ द डिजीज ऑकर्ड इन चिल्ड्रन 5 to 9 years ऑफ एज। और डिजीज़ का जो पीक इंसिडेंस चिल्ड्रन में 5 to 9 years के एज में ये ऑकर हो रहा था। 80% ऑफ इन्फेक्शन ऑकर इन चिल्ड्रन यंगर देन 15 years एज, है ना। तो 85% इन्फेक्शन, है ना, चिल्ड्रन में ऑकर हो रहा है, और ये 15 years के जो चिल्ड्रन हैं उनमें ये ऑकर हो रहा है। नाउ इन यंग एडल्ट प्रोड्यूसिंग आउटब्रेक इन कॉलेजेस और इन द वर्क प्लेस। और नाउ जो यंग अडल्ट हैं, है ना, उनमें भी ये प्रोड्यूस हो रहा है, और जो वर्क प्लेस में जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ भी इसका आउटब्रेक प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या हो रहा है, जो मम्स वायरस है वो किसको अफेक्टेड कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं जाकर? और लोकल रेप्लिकेशन, है ना, सिस्टम रोग उनका क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होने के बाद ये इनका मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ हो रहा है, और ये पूरे सिस्टम में इन्फेक्शन कर रहे हैं, है ना। तो सिस्टम में इन्फेक्शन करने से कहाँ का हो रहा है? पेंक्रियास में हो रहा है, टेस्टिस, ओवरीज, पेरिफेरल नर्व्स, आई, इनर ईयर, सेंट्रल नर्व सिस्टम, पैरेटिड ग्लैंड, है ना। वायरस मल्टीप्लाई इन डक्टल एपिथेलियल सेल, लोकल इन्फ्लेमेशन कॉज मार्क्ड स्वेलिंग। और पैरेटिड ग्लैंड में यॉकर होने के बाद क्या हो रहा है? वायरस वहाँ पैरेटिड ग्लैंड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ एपिथेलियल सेल, जो डक्टल एपिथेलियल सेल में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्वेलिंग और लोकल इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ओके, तो दिस इज ए पैथोजेनेसिस।
नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो दिस इज ए हाईली कंटेजियस डिजीज, सो इट कैन बी इजीली स्प्रेड। तो मम्स क्या है, एक हाईली कंटेजियस है ना, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि इजीली स्प्रेड करते हैं। कफिंग और स्नीजिंग विच कैन स्प्रेड ड्रॉपलेट ऑफ सलाइवा एंड म्यूकस। तो ये मम्स कैसे स्प्रेड हो रहा है, थ्रू द कफिंग एंड स्नीजिंग के थ्रू ये स्प्रेड हो रहा है, और सलाइवा और म्यूकस के ड्रॉपलेट के थ्रू ये स्प्रेड होता है। ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस ऑल्सो ऑकर व्हेन समवन टच इन इन्फेक्टेड सरफेस एंड द टच द आइज नोज और माउथ। और जो वायरस का ट्रांसमिशन मोस्टली ऑकर हो रहा है अगर इन्फेक्टेड सरफेस को अगर वो टच कर रहा है, जैसे कि आइज नोज और माउथ है ना, वो क्या हो गया है, इन्फेक्टेड है। अगर उस इन्फेक्टेड एरिया को, उस सरफेस को अगर टच कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, उनको जो वायरस, मम्स वायरस, वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो यू कैन सी द पेशेंट इज हैविंग वॉमिटिंग है ना, बैक एक, ईयर एक है ना, हेड एक और फैटिग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ड्राई माउथ, ईयर एक, लोअर एब्डोमिनल पेन इन वीमेन, सोर थ्रोट, डिस्कम्फर्ट विथ ईटिंग ड्रिंकिंग एसिडिक फूड। जब कोई ईटिंग और जो एसिडिक फूड ड्रिंक करता है तब क्या करता है, डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा। द इंक्यूबेशन पीरियड रेंज फ्रॉम 14 to 24 days विद अ पिक और 7 to 18 days। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, 14 to 24 days का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और जो उसका पिक रेट है 17-80 days का भी हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 13-40% इन्फेक्शंस आर सब क्लिनिकल। तो इसका जो 13 से 40% इन्फेक्शन सब क्लिनिकल होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखता है। वो कितना परसेंट होता है, 30 to 40%। Other salivary glands such as submaxillary, submandibular and sublingual gland may also be involved। और other salivary gland जैसे कि submaxillary, submandibular and sublingual gland भी involved होते हैं। In 10 to 15% patient only submandibular gland may be swollen। तो 10 से 15% जो पेशेंट होते हैं वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के इन्फेक्शन से अफेक्ट होते हैं, है ना, सब मैंडिबुलर ग्लैंड स्वेलन हो सकता है। रेडनेस, एनलार्जमेंट ऑफ वॉटन एंड स्टेन डक्ट ओपनिंग। इसमें क्या हो रहा है, रेडनेस और एनलार्जमेंट हो रहा है डक्ट में। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड में प्रोड्यूस बायलेटरल एनलार्जमेंट पोर और फ्लोर ऑफ माउथ। माउथ के फ्लोर में क्या हो रहा है, बायलेटरल एनलार्जमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट जहाँ होता है उस एरिया में हो रहा है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। Apparent from clinical symptom, physical exam। we will take the physical examination। तो किसका करेंगे हम, नेक का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। एंड एलिवेशन इन सीरम एमाइलेस लेवल इज कॉमन, राइज टेंड टू पैरेटोड स्वेलिंग, रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 2 वीक। तो सीरम एमाइलेस लेवल हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर एंजाइम इम्यूनेसे फॉर मम्स इम्यूनोग्लोबिन। तो मम्स इम्यूनोग्लोबिन के लिए एंजाइम इम्यूनेशन किया जाता है। IgM एंटीबॉडी और मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के लिए मोस्ट कॉमनली जो एंटीबॉडीज IgM और IgG किया जाता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इम्यूनोफ्लोरेंस टेस्ट और हीमाग्लूटिनेशन इनिबिशन। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे और इम्यूनोफ्लोरेंस टेस्ट किया जाता है एंजाइम को डिटेक्ट करने के लिए। माइक्रोबायोलॉजी डायग्नोसिस बाय सीरोलॉजी और वायरस कल्चर। और माइक्रोबायोलॉजी डायग्नोसिस को करने के लिए सीरोलॉजी और वायरस कल्चर किया जाता है। सीरम टेस्ट और वायरस, कौन से वायरस है वो आइडेंटिफाई करने के लिए वायरस कल्चर करते हैं। सैलाइवा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्लड, यूरिन है अदर इन्फेक्टेड टिश्यू। अदर इन्फेक्टेड टिश्यू को यूरिन, ब्लड फ्लूइड, CSF फ्लूइड, सलाइवा का भी टेस्ट करते हैं। और प्राइमरी ह्यूमन कल्चर भी किया जाता है मंकी के किडनी सेल से। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। देयर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी। तो इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी नहीं है। एंटीपायरेक्टिव वी विल प्रोवाइड द एंटीपायरेक्टिव जिसमें एस्टामिनोफेन और आइब्रूफेन प्रोवाइड करेंगे फीवर के लिए। बेड रेस्ट शुड बी गाइडेड बाय पेशेंट नीड। और बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे और पेशेंट को अगर नीड्स है तो।
और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करेंगे। अगर इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन है तो प्रिवेंट करना है। डाइट शुड बी एडजस्ट टू पेशेंट एबिलिटी टू च्यू, और अगर हमको डाइट प्रोवाइड करना है तो पेशेंट च्यूइंग कर सके, ऐसे उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एल्टाना फॉर्मुलेट यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन 1987 to 88. Standard precaution: respiratory hygiene, cough, safe injection, parasite transmission based precaution, contact precaution, droplet precaution, airborne precaution। तो सेंटर डिजीज कंट्रोल के लिए जो प्रिकॉशन है, सेंटर प्रिकॉशन, इसमें रेस्पिरेटरी हाइजीन, कफ, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, ये प्रोवाइड करना है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में। और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन और एयरवे प्रिकॉशन को ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। मेनिंजोएन्सेफेलोमाइलाइटिस द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन इन चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में एक मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑकर इन मोर देन 10% ऑफ पेशेंट का 10% से ज़्यादा में ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। द इंसिडेंस ऑफ मम्स मेनिंजोसेफेलाइटिस इन अप्रॉक्सीमेटली 250 to 1 लाख केसेस, द मोर्टेलिटी रेट इज अबाउट 2%। तो जिसका मम्स का जो इंसिडेंस है वो 250 to 1 लाख केसेस में ऑकर होता है, और 2% इसका मोर्टेलिटी रेट है। Orchitis, दिस कॉम्प्लिकेशन रेयरली ऑकर इन pubescent boys but are common 14 to 35% in adolescent and adult। तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयरली होता है और ये 14 to 35% कॉमन होता है, और ये एडल्ट और एडोलसेंस बॉय में ये ऑकर होता है। द टेस्टिस इज मोर ऑफन इन्फेक्टेड, और इसमें क्या हो रहा है, जो बोथ टेस्टिस इन्फेक्टेड होते हैं। बायलेटरल ओर्चाइटिस ऑकर इन अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ पेशेंट का, तब 30% में बायलेटरल ओर्चाइटिस है ना, दोनों जो टेस्टिस हैं वो अफेक्ट होते हैं। द ओर्चाइटिस यूजुअली फॉलो पेरिटोइटिस विद इन 8 days। ओर्चाइटिस में ऑल्सो ऑकर विदाउट एविडेंस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इन्फेक्शन। नेक्स्ट है ऊफराइटिस। पेल्विक पेन एंड टेंडरनेस आर नोटेड इन अबाउट 7% ऑफ पोस्ट प्यूबर्टल फीमेल पेशेंट, और फीमेल पेशेंट में 7% क्या देखा जाता है, पेल्विक पेन और टेंडरनेस होता है ना, जो पेल्विक एरिया वहाँ पेन और टेंडरनेस होगा फीमेल पेशेंट में। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ फर्टिलिटी, और फर्टिलिटी का कोई एविडेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है पैंक्रियाटाइटिस। माइल्ड और सब क्लिनिकल पैंक्रियाटाइटिस इन्वॉल्वमेंट कॉमन बट सीवियर रेयर, है ना। तो क्या हो रहा है, इसमें माइल्ड और सब क्लिनिकल पैंक्रियाटाइटिस होते हैं, बोथ की बहुत कॉमन है और रेयरली ओकर होता है। एसिड विद द एसडी मैनिफेस्टेशन एंड मिसडायग्नोस एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस। एपिगेस्ट्रिक पेन, टेंडरनेस, और इसमें क्या हो रहा है, एपिगेस्ट्रिक पेन और टेंडरनेस, और क्या होता है, फीवर, चिल्स और वॉमिटिंग भी होते हैं, और सीरम एमएलएस वैल्यू एलिवेट होते हैं। मायोकार्डाइटिस, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम लेयर इन हार्ट। सीरियस कार्डियक मैनिफेस्टेशन और एक्सट्रीमली रेयर, ये बहुत ही रेयर होता है जो कार्डियक इन्फेक्शन है, और माइल्ड इन्फेक्शन ऑफ मायोकार्डियम, है ना, मायोकार्डियम लेयर का माइल्ड इन्फेक्शन होता है। थायरोडाइटिस अनकॉमन इन चिल्ड्रन में अनकॉमन होता है। डिफ्यूज टेंडर स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड का टेंडर स्वेलिंग ऑकर होता है। डेफनेस, यूनिलेटरल रियरली बायलेटरल नर्व डेफनेस में ऑकर, और इसमें क्या हो रहा है, यूनिलेटरल और रियरली बायलेटरल होता है, और नर्व डेफनेस ऑकर हो सकता है। इंसिडेंस इसका बहुत ही लो है ना, 15,000 में वन को ही ये आइडेंटिफाई किया गया है। मम्स वॉज हिस्टोरिकली लीडिंग कॉज ऑफ यूनिलेटरल नर्व डेफनेस, तो यूनिलेटरल नर्व डेफनेस का कॉज लीड करता है मम्स। हियरिंग लॉस में बी ट्रांसिएंट और परमानेंट, तो इस मम्स अगर है तो उसका कॉम्प्लिकेशन हियरिंग लॉस हो सकता है, जो कि परमानेंट और ट्रांसिएंट हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस। Childhood excellent reinfection have been documented. Fatality rate 1.6 to 3.8
per 10,000. Prevention. की चेंजेस इन 2006 रिकमेंडेशन फॉर मम्प्स वैक्सीन. मम्प्स वैक्सीन के लिए 2006 में कुछ रिकमेंडेशन को चेंज किया गया था. इनिशियल मम्प्स इम्यूनाइजेशन यूजुअली इस मीजल मम्प्स रूबेला वैक्सीन इज रिकमेंडेड 12 to 15 ईयर्स ऑफ एज, है ना. तो इस मम्प्स इम्यूनाइजेशन का इनिशियली में मीजल मम्प्स रूबेला या MMR वैक्सीन के नाम से इसे दिया गया है, जो कि 12 to 15 ईयर्स के एज में रिकमेंड किया जाता है. सेकेंड इम्यूनाइजेशन कब होता है MMR का? वो 4 to 16 ईयर्स के एज में सेकेंड MMR का इम्यूनाइजेशन किया जाता है, और इसका ड्यूरिंग चाइल्डहुड के पीरियड में भी इसे दिया जाता है. ड्यूरिंग फोर्थ वीक में फर्स्ट डोज दिया जाता है. चिल्ड्रन हु हैव नॉट प्रीवियसली रिसीव सेकेंड डोज शुड बी इम्यूनाइज्ड 11 to 14 ईयर्स. अगर चिल्ड्रन प्रीवियसली अगर MMR का डोज नहीं लिया है तो 11 to 12 ईयर्स के एज में ले सकता है. रेयरली पेराटाइटिस, लो ग्रेड फीवर एंड डेवलप 10 to 14 डेज आफ्टर वैक्सीनेशन. आफ्टर वैक्सीनेशन में 10 to 14 डेज के अंदर उसे फीवर, लो ग्रेड फीवर और पेराटाइटिस ऑकर होता है. मैटरनल एंटीबॉडी इट बॉडी इज प्रोटेक्टिव इन इन्फेंट फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ. और चिल्ड्रन को फर्स्ट सिक्स मंथ ऑफ लाइफ में जो मैटरनल एंटीबॉडी वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव करके रखते हैं. द MMR वैक्सीन हैज़ बीन यूज फॉर नियरली 30 ईयर्स, है ना. तो MMR वैक्सीन हम 30 ईयर्स के आसपास इसे दे सकते हैं. वुमेन शुड अवॉइड बिकमिंग प्रेग्नेंट 30 डेज, है ना. 3 more if vaccination was performed with रूबेला वैक्सीन. अगर रूबेला वैक्सीन परफॉर्म किया गया है तब उस कंडीशन में क्या करना है कि वुमेन को प्रेग्नेंट होने में उनको अवॉइड करना है. एलर्जी टू ए वैक्सीन कंपोनेंट. और इसमें क्या होता है, वैक्सीन के द्वारा अगर एलर्जी हो रहा है ना, जैसे नियोमाइसिन, उसको क्या करना है, हमको यूज़ करना है. मॉडरेट और सीवियर एक्यूट इलनेस विद और विदाउट फीवर. इसमें मॉडरेट और सीवियर एक्यूट इलनेस ऑकर हो सकता है, फीवर हो भी सकता है और नहीं भी. इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज ऑकर हो सकता है. कैंसर थेरेपी, लॉन्ग टर्म हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज HIV इन्फेक्शन, रिसेट इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना. तो ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन टू वैक्सीनेशन, है ना. तो उनको अगर इन सबको ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं करना है ना. तो क्या क्या वैक्सीन किसको नहीं प्रोवाइड करना है. अगर कोई एलर्जी अगर हो रहा है तो उनको वैक्सीन नहीं प्रोवाइड करना है ना. अगर कोई उसको सीवियर और मॉडरेट इलनेस है उस कंडीशन में नहीं देना है ना. अगर कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी है, जैसे कैंसर या कैंसर थेरेपी चल रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है, HIV है, तो उस कंडीशन में प्रोवाइड नहीं करना है. और कोई इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर चल रहा है तो उस कंडीशन में भी वैक्सीनेशन नहीं देना है. मीजल्स एंड मम्स वैक्सीन एग थेरेपी. मीजल और मम्स वैक्सीन और एग थेरेपी. और MMR का एडवर्स रिएक्शन क्या क्या है. फीवर होगा 5% to 15%, रेसेज 5%, जॉइंट सिम्टम 25%, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मोर देन 1 to 13,000 doses, पेरिटाइटिस रेयर, डेफनेस रेयर, एन्सेफेलोपैथी मोर देन 1 to 1 lakh doses. वैक्सीन स्टोरेज एंड हैंडलिंग. वैक्सीन स्टोरेज और हैंडलिंग क्या क्या है. फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड ऑल टाइम. तो वैक्सीन को कहाँ स्टोर करना है, फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर में, और लाइट ऑल टाइम रखना जिससे प्रोटेक्ट हो सके. फ्रोजन बिटवीन 58 फ़ारेनहाइट एंड +5 फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड में वैक्सीन को स्टोर करके रखना है. ओके, तो दिस इज ए मम्स इन्फेक्शन. सो थैंक यू.